आपको यहाँ पे डीआर का है। तो ये आपको 4 डीआर का है। पार्ट 23 होगा। 23 के अंतर्गत यहाँ पर हम ऐसे ग्रीन इंडिया बनाम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो सकता है, क्या विकास का सही क्या हो। तो ग्रीन इंडिया बनाम डिजिटल इंडिया, क्या हो विकास का सही पैमाना। देखिए इसमें जो आपको कहा गया, देखिए वर्तमान भूमंडीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के युग में जब भी विकास की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न मन में उठता है। कि विकास की प्रकृति क्या है। विकास अपने आप में एक साध है अथवा साधन है। विकास का सही पैमाना क्या हो। इन प्रश्नों के मूल में जाने से पहले विकास क्या है, इन प्रश्नों के देखिए यहाँ पर दरअसल विकास को इन प्रश्नों के मूल में जाने से पहले विकास क्या है यह जानना उचित है, यह जानना उचित होगा। दरअसल विकास को एक वांछित और सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। किया जाता है। दरअसल विकास को एक वांछित और सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे परिवर्तन को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो समाज में आमतौर पर स्वीकार्य होती है। समय और देशकालीन परिवर्तन के साथ लोक कल्याणकारी राज्यों के अब सामने विकास को अधिक समतामूलक, समावेशी और न्यायपूर्ण और धारणीय बनाने पर बल दिया जाने लगा। देखिए अब भारत सरकार ने विकास को इन संदर्भों में लेने की शुरुआत की। भारत पर्यावरण की सुरक्षा के प्रश्न को अहम मानता है। विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय संधियों और समयों के प्रति भारत ने अपनी आस्था व्यक्त की है और इनके प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रयास किया है। चाहे वह बर्ट्रैंड आयोग की सतत विकास की धारणा को अपनाने का प्रश्न हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन क्षरण को रोकने के प्रभावी प्रयास करने का सवाल हो, पृथ्वी समिट में साझा किंतु भिन्न दायित्वों के सिद्धांत को अपनाने का सवाल हो, या फिर यूएनएफसीसी के बैनर तले कोप सम्मेलनों में तय की गई जिम्मेदारियों को निभाने का सवाल हो। भारत ने पर्यावरण संरक्षण की हर एक क्षेत्रीय और वैश्विक मुहिम को मजबूती देने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर मजबूती देने का प्रयास किया है। 1 मिनट, यहाँ पर आपका है इसे परिवर्तन इसमें आपको इसी सोच के साथ हरित भारत के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसी सोच के साथ हरित भारत के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। संकटापन्न जीव जंतुओं की विविध प्रजातियों को बचाना, 33% वनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर ठोस कार्बन सिंक का निर्माण करना, मरुस्थलीकरण को रोककर जैव विविधता को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ा है। वर्ष 2008 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ हुआ था। इसके 8 संगठनों में से एक ग्रीन इंडिया मिशन था। हरित भारत योजना में स्पष्ट किया गया कि जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। यह मिशन आपको वानिकी क्षेत्र द्वारा किए गए पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो खास आपको कहा गया कि लेकिन इसके साथ 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, वर्ष 2008 देखिए क्या सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ा है। वर्ष 2008 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ हुआ था। इसके 8 संगठनों में से एक ग्रीन इंडिया मिशन था। हरित भारत योजना में स्पष्ट किया गया कि जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा।
यह मिशन वानिकी क्षेत्र वाकई के पर्यावरण सुधार को मान्यता देता है, लेकिन इसके साथ ही आपको जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। यह मिशन वानिकी क्षेत्र वाकई के पर्यावरण सुधार को मान्यता देता है, लेकिन इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर लोगों की जीविकाओं की सुरक्षा संबंधी कार्यों को भी मान्यता देता है। इसकी मुख्य बातें हैं, देखिए इसकी मुख्य बातें: पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, समुदाय के युवाओं को वन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना, ऐसी सोच और सुधार एजेंडा अपनाना जिससे कि प्राकृतिक छवि को कोई हानि न पहुंचे। राज्यों और केंद्र को मिलाकर 10 वर्षों की अवधि के लिए इस पूरी योजना पर 26,000 करोड़ का खर्च आने का आकलन किया गया। राष्ट्रीय हरित मिशन ने देखिए यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय हरित मिशन ने ग्रीनिंग को जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता के संदर्भ में देखा, और इसमें समन का तात्पर्य कार्बन में कटौती और भंडारण, वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में हाइड्रोलॉजिकल सेवाएं और जैव विविधता के साथ साथ अन्य सेवाएं जैसे तेल, चारा, छोटी लकड़ियां और गैस टिम्बर, वन संसाधन जैसे पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को मजबूत करने से है। इस मिशन देखिए यहाँ पर क्या, इस मिशन में गैर वन वाली भूमि पर 50 लाख हेक्टेयर के वनों पेड़ों को बढ़ाना था, अन्य 50 लाख हेक्टेयर, कुल 10 लाख वन क्षेत्र। देखिए यहाँ पर क्या, कुल 10 लाख वन क्षेत्र की गुणवत्ता को सुधारने, कार्बन में कमी सहित पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को सुधारने, वनों पर निर्भर रहने वाले 30 लाख परिवारों की कमाई को बढ़ाने और 2020 तक 50 से 60 लाख टन को और 2020 तक 50 से 60 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब बात आती है डिजिटल इंडिया की, जो खुद में आज के भारत की जरूरत है। भारतीय विकास यात्रा को डिजिटल रूप देने का प्रयास कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। ज्ञान आधारित समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के युग में डिजिटल ग्रोथ या डेवलपमेंट भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश की महती आवश्यकता है। इससे भ्रष्टाचार को दूर करने में विशेष मदद मिलेगी। बिचौलियों की घुसखोरी के पद सोपानों को तोड़ने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक सेवाओं के त्वरित प्रदाय, देखिए सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित प्रदायगी, देखिए सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित प्रदायगी, सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित प्रदायी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और सेवाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इंडिया सुशासन को बढ़ावा देने वाले डिजिटल इंडिया सुशासन को बढ़ावा देने वाले उपकरण साबित हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण और शिकायत निवारण तंत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर योगदान किया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों और लाभों को ध्यान में रखकर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड, हाईवे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई हॉस्पिटल, माई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप, स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप, डिजिटल लॉकर, ई साइन जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई है। तो देखिए यहाँ पर की गई है। ग्रीन इंडिया के यहाँ पर क्या, ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया के लाभों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि आज विकास का एकीकृत और समावेशी होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है, तो आर्थिक समृद्धि और सुशासन के प्रयास भी जरूरी है। ये जरूर है कि डिजिटल इंडिया पहल को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि आधुनिक भारत केवल लैपटॉप और स्मार्टफोनों से भर उठे। मशीनीकरण यंत्रीकरण की परिसीमाओं को पहचानना होगा और जहाँ कहीं भी परिसीमाओं का प्रश्न उठेगा वहाँ सतत विकास और ग्रीन भारत के लक्ष्य की सार्थकता स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। भारत सरकार को वस्तुतः पर्यावरण या हरित भारत की कीमत पर अंधाधुंध विकास को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। डिजिटल इंडिया पर अत्यधिक जोर देने का परिणाम यह होगा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्टों और उनके निस्तारण की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इससे गंभीर जलवायु परिवर्तन के दौर में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बढ़ावा मिलने का संकट बढ़ जाएगा। हाल के चेन्नई की बाढ़ की घटना के बाद कहा गया कि यदि चेन्नई में आर्द्र भूमियों, मैंग्रोव वनों और वनीकरण के प्रयासों पर पहले से ही समुचित ध्यान दिया गया होता तो शायद चेन्नई को इतनी भीषण बाढ़ आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ ग्रीन
इंडिया के पैटर्न वाले विकास के उपाय देता सिद्ध होती है। भारत में वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के चलते, या यूँ कहें कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के चलते विभिन्न हिंसक पशुओं का पलायन मानव अधिवासियों की तरफ होने लगा है, जिससे मानव पशु संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है तो आर्थिक समृद्धि और सुशासन के प्रयास भी जरूरी है। हाँ, यह जरूर है कि देखिए यहाँ पर यह ज़रूर है कि डिजिटल इंडिया पहल को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि आधुनिक भारत केवल लैपटॉप और स्मार्टफोनों से भर उठे। मशीनिक यांत्रिकरण की परिसीमाओं को पहचानना होगा, और जहाँ कहीं भी परिसीमाओं का प्रश्न उठेगा वहाँ सतत विकास और ग्रीन भारत के लक्ष्य की सार्थकता स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। भारत सरकार को वस्तुतः पर्यावरण या हरित भारत की कीमत पर अंधाधुंध विकास को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरत के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। देखिए यहाँ पर जो खास देखिए नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने बेंगलुरु जैसे शहरों की झीलों को देखिए नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने बेंगलुरु जैसे शहरों की झीलों को कचरों और बायो एरोसोल इस कदर पार दिया है कि नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने बेंगलुरु जैसे शहरों की झीलों को कचरों और बायो एरोसोल से इस कदर पार दिया है कि झीलों में आग लगने की खबरें कई बार मिल चुकी है। कृषि योग्य भूमि और वन भूमि का वाणिज्यिक उद्देश्य के रूपांतरण कर दिया गया है। इस समस्त चुनौतियों से निपटने का प्रयास करने होंगे, तभी जाकर विकास का पैमाना मानव कल्याण के साथ साथ पृथ्वी के अस्थायी हित में खड़ा उतर सकेगा। आज समूचे विश्व समुदाय और साथ ही भारत को भी समझना होगा कि ग्रीन ग्रोथ का कोई विकल्प नहीं। इससे हरित या इको फ्रेंडली तकनीकों में ज़्यादा निवेश करने, व्यापार वाणिज्य में हरित मानकों का कठोरता से अनुपालन कराए जाने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार ने हरित भारत के निर्माण के लिए प्रयास तेज किए हैं, लेकिन इस तरह के प्रयासों को अस्थायी प्रवृत्ति बनाने की जरूरत है। इस प्रवृत्ति की मांग देखिए यहाँ पर इस प्रवृत्ति की मांग को निम्नलिखित पंक्तियों में दर्शाया जा सकता है। भारत भूमि के नव पथिक नूतन जीवन भर दो। भारत भूमि के नव पथिक नूतन जीवन भर दो। तोड़ दो अतीत की वह दीवारें कलेश जिनसे मिले। तोड़ दो अतीत की वह दीवारें जिनसे कलेश देखिए तोड़ दो अतीत की वह दीवारें कलेश जिनसे मिले बदले हुए अंदाज में इतिहास नया रच दो। भारत भूमि के नव पथिक नूतन जीवन भर दो। तोड़ दो अतीत की वो दीवारें कलेश जिनसे मिले बदले हुए अंदाज में इतिहास नया रच दो। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए 2006 के अंतर्गत पूछा गया था जो आपको था क्या कि धारित आर्थिक विकास के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परीक्षण अति आवश्यक। धारित आर्थिक विकास के पारिस्थितिकी धारित आर्थिक विकास के लिए आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परीक्षण आवश्यक है। अब यहाँ देखिए क्या धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या। धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या। रेत का दरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या। बादल आग लगी थी छाया तरसे को छाया। बादल आग लगी थी छाया तरसे छाया को। पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए शायर अंसार कमरी की ये पंक्तियाँ घोर पर्यावरण संकट की समस्या पर प्रकाश डालती है, जो आज की पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ी के सम्मुख एक बड़े संकट के रूप में सामने आ सकता है। क्योंकि पर्यावरण मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य के जीवन का आधार है। बिना स्वस्थ पर्यावरण के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। वैश्विक रूप से अंधाधुंध संसाधनों के दोहन एवं अधारणीय विकास से आज कई समस्याएं मनुष्य के सामने मुंह बाए खड़ी है। अतः हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भरता आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभावों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो हमारे जीवन को धारण करता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखिए प्राकृतिक मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियां एवं बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्रति व्यक्ति के लिए पर्यावरण कुछ आवश्यक कार्य करता है, जैसे यह संसाधनों की पूर्ति के अलावा उत्पन्न अवशेष को अपने में समाहित करता है। पर्यावरण जैव विविधता प्रदान कर जीवन का घोषणा करता है। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समेत उपभोग एवं उत्पादक मानकों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा दिया, जिससे सृजित
जिससे सृजित अवशेष पर्यावरण की अवशेषी क्षमता से बाहर हो गए। इसके कारण ही हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। अतः अधिक आवश्यकता ऐसे विकास की जो भावी पीढ़ियों के जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। विकास के रूप ही धारणीय विकास है, जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख विकास को बढ़ावा देता है। अब प्रश्न यह है कि धारणीय विकास की प्रक्रिया प्रारंभ से ही अंगीभूत क्यों नहीं की गई। देखिए, अब प्रश्न यह है कि धारणीय विकास की प्रक्रिया आरंभ से ही अंगीभूत क्यों नहीं की गई। क्यों आज इस धारणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्या पर्यावरणीय समस्या इस शताब्दी के लिए नहीं है। क्या पर्यावरणीय समस्याएं इस शताब्दी के लिए नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विस्तार से विश्लेषण की आवश्यकता है। सभ्यता के आरंभ में पर्यावरणीय संसाधनों की मांग और सेवा उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका तात्पर्य है कि पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकृति की अवशोषण क्षमता के भीतर थी और संसाधन की निष्कर्षण दर इन संसाधनों के पुनः सृजन की दर से कम थी। ऐसे उस समय पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, किंतु जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थितियाँ बदल गई। परिणामस्वरूप उत्पादन उपभोग के संसाधनों की पुनः सृजन दर से बहुत अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषण क्षमता पर दबाव पर बढ़ गया। इस तरह मांग एवं आपूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए, जिससे पर्यावरणीय पटल पर गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई। जो प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण एवं अम्ल वर्षा आदि के रूप में हमारे सामने खड़ी है, जिसका प्रभाव वैश्विक के साथ साथ स्थानीय जलवायु एवं मौसम पर भी पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात पृथ्वी का औसत तापमान वृद्धि हुई है। देखिए, मूलतः इस तापमान वृद्धि का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। अगर इस समस्या का समाधान त्वरित न किया गया तो पृथ्वी के औसत तापमान में भारी बढ़ोतरी की आशंका है, जिसका प्रभाव को फ्रेंच पोलिनेशिया से लेकर मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस सहित अनेक छोटे बड़े देश एवं विदेश एवं सभी देशों के तटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ेगा। सभी देशों के तटवर्ती क्षेत्रों पर आपको पड़ेगा। किंतु अंधे विकास की प्रक्रिया विकसित एवं विकासशील देश अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए बाध्यतापूर्ण नीति के अलावा स्वयं देशों को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, क्योंकि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव सामूहिक है। क्योंकि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव सामूहिक ही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट, खाद्य संकट के साथ गरीबी बढ़ने का अनुमान विभिन्न रिपोर्टों में लगाया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर आपको है, देखिए, पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण मानव विकास की प्रक्रिया तथा आधुनिकता का महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक प्रभाव वायु प्रदूषण में भी हमारे सामने है। उत्पादन एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने की प्रतिस्पर्धा में देशों ने अपने वायुमंडल इतना प्रदूषित कर लिया कि वहाँ के नागरिकों में अनेक स्वास्थ्य संबंधी रोगों के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 2 से 4 लाख लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वायु प्रदूषण के कारण 1952 में लंदन में भारी धूम कोहरा की घटना हुई, जिससे 6 दिन में 4,000 लोग मारे गए। भारत में सबसे बड़ी प्रदूषण आपदा 1984 में भोपाल त्रासदी में घटी। इसकी यादें आज भी देखिए, इसकी यादें आज भी भारतीय मानस पटल पर है। हाल ही में प्रकाशित एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में सालाना 10,000 से 30,000 जाने जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 10 भारत में है, जिसमें दिल्ली का प्रथम स्थान है। हमारे पड़ोसी देश चीन की राजधानी बीजिंग में धूम कोहरा
द्वारा एक बड़ी समस्या है। यूएसए के लॉस एंजलिस की स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ स्कूल के खेल के मैदानों पर चेतावनी लिखी गई, सावधान, अत्यधिक धुएं की स्थिति में व्यायाम ना करें, ना गहरी सांस लें। वैश्विक परिदृश्य प्रदूषण से संबंधित तथ्य इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर हम कौन सा विकास कर रहे हैं जो हमारे जलवायु, स्वास्थ्य, पर्यावरण सभी पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। सोचने की बात यह है कि ऐसा तीव्र एवं अंधाधुंध विकास किस काम का जिसका लाभ अपने निवासियों विश्व को लाभदायक रूप में ना हो सके। अतः हमें ऐसे विकास का विरोध करना आवश्यक है। सियरा क्लब देखिए, सियरा क्लब का यह कथन है कि विकास का अंध विरोध, देखिए विकास का अंध विरोध नहीं बल्कि अंधे विकास का विरोध आवश्यक है। सटीक प्रतीत होता है, विकास का अंध विरोध नहीं बल्कि अंधे विकास का विरोध आवश्यक है। देखिए वैश्विक जगत में पर्यावरणीय समस्या एवं विकास की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार का हो, इस पर चिंता प्रकट की गई, जिसकी परिणति 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में हुई। बर्टलैंड कमीशन की 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में धारणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इस धारणीय विकास की संकल्पना को स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षा संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की गई। अगर धारणीय विकास की अवधारणा की बात करें तो इस अवधारणा की शुरुआत 1962 में जब वैज्ञानिक राखेल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक में DDT के प्रयोग से वन जीव को होने वाली हानि को जनता का ध्यान आकर्षित किया। यह पुस्तक आपको पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। धारणीय विकास की अवधारणा आर्थिक विकास की नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। धारणीय विकास न केवल पर्यावरण के साथ सामंजस्य लाता है बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया को इंगित करता है, जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की स्थिति तथा संस्थागत परिवर्तनों को वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकताओं के भी अनुकूल बनाया जा सके। यह आर्थिक विकास के दौर के प्रति विश्व को सचेत करता है ताकि विकास तो हो पर प्राकृतिक संसाधनों को कोई क्षति न पहुंचे। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर जागरूकता दिखाई पड़ रही है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा था। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में देखा जा रहा है। देखिए भारत में भी सभी योजनाओं के प्रारंभ होने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं को प्रारंभ होने से रोका जा रहा है। इस प्रकार सरकारी स्तर पर उठाए जा रही कदम भारत में पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी कार्यसूची में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से प्रमाणित होता है जिसमें विश्व के लगभग सभी देशों का शीर्ष नेतृत्व शामिल होकर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के संदर्भ में सकारात्मक प्रयास करे। किंतु आज भी विकसित देशों की हठधर्मिता पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में रोड़ा बन रही है। हम यह भूल जाते हैं कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं किया जा सकता। इसमें अंत मनुष्य की ही हार है। व्यक्ति बिना हवा, पानी एवं स्वच्छ पर्यावरण की जिंदा नहीं रह सकता। अगर अब भी हमने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया तो हम जिन नागरिकों के विकास तीव्र कर रहे हैं शायद वे उस विकास को देखने के लिए जिंदा ही ना रहे। क्योंकि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा और आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता। इसलिए विकास की अवधारणा को पर्यावरण के साथ धारणीय बनाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बाद इसमें फिर आपको आगे यहाँ देखिए यहाँ पर संसाधन प्रबंधन भारत के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया, न्यूज़ में पूछा गया था। देखिए यदि कल्पना की जाए कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया, सारे पेड़ कट गए, सारे पेड़ आपको कट गए और ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो गए तो पृथ्वी पर ना कहीं छाया है, ना कहीं भोजन पानी है। लोग हैरान परेशान होकर चारों तरफ भोजन एवं छाया की तलाश में घूम रहे हैं। सोचिए अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या यह सच हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। क्यों हाँ? कि इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि होगा क्योंकि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चय ही समाप्त हो
सकते हैं। ये देखिए यह कल्पना यथार्थ में परिवर्तित ना हो, इसके लिए एक ही उपाय है कि संसाधन संरक्षण। देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, इसे जानने से ये पहले यह समझना आवश्यक है इसे जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या हर वस्तु संसाधन है या संसाधन की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। हमारे पर्यावरण उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान है, वह एक संसाधन है। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या, अर्थात किसी वस्तु को संसाधन होने के उसकी उपयोगिता मूल्य प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक रूप से संभाव्यता प्रमुख तत्व है। इस संदर्भ में एरिक जिम्मर मैन का यह कथन उपयुक्त है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भूमि के अंदर अनेक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखिए यहाँ पर क्या, भूमि के अंदर अनेक खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की विद्यमानता प्रारंभिक काल से थी, किंतु मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कार से नई खनन विधियों ने कोयला, लोहा, पेट्रोलियम आदि को संसाधन के रूप में विकसित किया, जिसने औद्योगिकरण के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। संसाधनों को सामान्यतः प्राकृतिक, मानव निर्मित या मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जैसे वायु, नदी, झीलों का जल, मृदा और खनिज प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय अर्थात वे संसाधन जो पुनः पूरित हो सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल, मृदा आदि, तथा अनवीकरणीय अर्थात वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन विकसित होते हैं, जैसे पुल, सड़क, वाहन आदि। देखिए मानव भी अपने आप में एक बहुमूल्य संसाधन है। मानव ने ही प्राकृतिक साधनों को संसाधन में बदलने का कार्य किया है। अतः मानव एक संसाधन के रूप में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मनुष्य अपनी सभ्यता के आरंभ से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा है। उस समय जनसंख्या कम होने तथा मनुष्य की आवश्यकता सीमित होने एवं प्रौद्योगिकी का स्तर प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण संसाधनों के संरक्षण की समस्या नहीं थी। नहीं थी, किंतु कालांतर मनुष्य ने संसाधनों के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी आविष्कार के कारण मनुष्य जीविकोपार्जन के अतिरिक्त उत्पादन के बड़े पैमाने पर संसाधनों का दोहन करने लगा। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि तथा उससे उत्पन्न मांग ने संसाधनों के दोहन की होड़ लगा दी। इस होड़ ने यह आशंका उत्पन्न कर दी कि और नवीकरणीय संसाधन एक दिन आपको समाप्त हो जाएंगे। हमारे संसाधन केवल वर्तमान जनसंख्या के उपभोग के लिए ही नहीं है, वरन इसमें आने वाली पीढ़ियों का भी हिस्सा है। देखिए गांधी जी के अनुसार कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किंतु किसी के लालच को नहीं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि से व्युत्पन्न मांग एवं संसाधनों के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यही संतुलन मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने में सफल होगा। संतुलन की धारणा संसाधन संरक्षण से संभव है। संसाधनों की सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण है। संसाधन मनुष्य के उपयोग के लिए है। यदि यह धारणा सही है, किंतु यह धारणा अर्थात त्याग के साथ भोग पर आधारित होना आवश्यक है। भारत की 1.25 अरब जनसंख्या था, उसके 2022 तक चीन से अधिक होने के अनुमान ने संसाधन संरक्षण की अवधारणा को और प्रबल बना दिया है। संसाधनों की कमी उनकी बढ़ती कीमतों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन और किसी देश की अर्थव्यवस्था एवं प्राकृतिक संसाधनों की अंतक्रिया के अनेक पहलू है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि से वनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ है। वनों के ह्रास से वर्षा एवं भूमिगत जल की मात्रा में कमी आई है। खनिज तेल से चलने वाले वाहनों एवं मशीनों से निकले धुएं से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु में परिवर्तन कृषि कार्य पर कुप्रभाव जलवायु में परिवर्तन कृषि कार्यों पर कुप्रभाव डालता है तथा कृषि उत्पादन में कमी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति को प्रभावित करती है। इसके अलावा मृदा अपरदन भी कृषि उत्पादन पर प्रभाव डालता है। अतः सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, जिसमें अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से विकसित हो सके। भारत में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। देखिए विभिन्न अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जाति एवं 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। भारत में वनों को सबसे बड़ी हानि औपनिवेशिक काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वानिकी और खनन क्रियाओं की वृद्धि से हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन संसाधनों के ह्रास में कृषि ने भी भूमिका निभाई। वन संरक्षण देखिए यहाँ पर क्या वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि परिवर्तित कर दिया गया। आज भी देखिए यहाँ पर क्या आज भी झूम कृषि से वनों का ह्रास हो रहा है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन जीव आवास का विनाश, जंगली जानवरों का आखेट, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण तथा दावा नर है। वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए। नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क एवं अन्य संरक्षण की विधियों द्वारा वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। वन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम पौधारोपण है। जहाँ वन कट गए हैं वहाँ वन लगाना, अपरिपक्व वृक्षों काटने से रोकना तथा स्थानीय लोगों में वनों के प्रति जागरूकता से ही वनों का संरक्षण संभव है। देखिए भारत में चिपको आंदोलन इसी जागरूकता का उदाहरण है। वन हमारे पर्यावरण एवं आर्थिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व के साथ पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वन वास्तव में पृथ्वी के लिए आभूषण के समान है। देखिए वन वास्तव में पृथ्वी के लिए आभूषण के समान है। वन धरा के भूषण है। देखिए वन धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वन धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, देखिए प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। इससे भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, पठार, मैदान एवं द्वीप पाए जाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, किंतु इसके 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इस निम्नीकरण में कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, खनन, अति पशुचारण ने मुख्य भूमिका निभाई। खनन के बाद खदान वाले स्थानों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है जिससे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान के तहत वनारोपण, चारागाहों को उचित प्रबंधन, पेड़ों के रक्षक में पशुचारण नियंत्रण तथा रेतीले टीलों पर कटरी झाड़ियाँ लगाकर भूमि कटाव को रोका जा सकता है। बंजर भूमि को उचित प्रबंधन, अवैध खनन नियंत्रण द्वारा भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान के साथ भूमि संसाधन संरक्षण भी किया जा सकता है।
देखिए मृदा पौधे एवं देखिए मृदा पौधे एवं वनस्पतियों के विकास के मृदा पौधे एवं वनस्पतियों के विकास का माध्यम है जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों के जीवन का आधार है। मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, किंतु अपरदन एवं निक्षारण जैसी समस्याओं का मृदा संरक्षण आवश्यक है। मृदा को सबसे बड़ी हानि अपरदन द्वारा होती है। मृदा में अपरदन प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से होता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करना, देखिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई, वनारोपण तथा अवनालिकाओं को पत्थर से बंद करने आदि के द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। देखिए सूक्ष्म एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन वायु द्वारा होता है। यहाँ शेल्टर बेल्ट या अति पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर लगाकर मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। मैदानी भागों में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या चिकनी मिट्टी के क्षेत्रों अवनालिका कारण होती है। देखिए यहाँ पर क्या कि खेतों में मेड़ बनाकर वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। मृदा का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी उर्वरता है। उर्वरता में ह्रास से उत्पादन में कमी आती है। हरी तथा गोबर खाद रासायनिक उर्वरक जिप्सम का प्रयोग होता है। भूमि को परती छोड़कर मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इससे मृदा नवीनीकरण भी हो जाता है। इससे मृदा नवीनीकरण भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कि जल जीवन के आवश्यक तत्व है। यह समस्त वनस्पतियों पशुओं तथा मानव को जीवन प्रदान करता है। जल का देखिए यहाँ पर क्या है कि जल का उपयोग कृषि उद्योग यातायात ऊर्जा तथा घरेलू उपयोग में संसाधन के रूप में किया जाता है। अतः जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल के महत्व को अब्दुल रहीम खान खाना की ये पंक्तियाँ भी सार्थकता प्रदान करती है। रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। देखिए यहाँ पर हमारा देश विश्व की दृष्टि का चार पर हमारा देश विश्व की वृष्टि का 4% भाग प्राप्त करता है। फिर भारत में जलापूर्ति एवं जल की कमी एक समस्या है। एक ओर जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने कारण वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है। जिससे वर्षा के बाद के महीनों में पानी की कमी हो जाती है। देश के जलाभाव का एक कारण यह भी है कि जिसे उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जल का अधिकतम उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। नहरों की नली, देखिए यहाँ पर क्या नहरों की नली एवं नालियों नहरों की नलियों एवं देखिए नहरों के तली एवं नालियों को पक्का करने ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा उद्योगों में पानी का चक्रीय उपयोग एवं घरेलू स्तर पर भी जल का उचित एवं संयमित उपयोग जल संरक्षण में सहायक होगा। देखिए खनिज संसाधन हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। लगभग हर वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं सभी खनिजों से बनी है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज संसाधन आपको अनवीकरणीय संसाधन, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। इनके प्रयोग करने में सावधानी बरतने से इनका कुछ समय इनका संरक्षण देखिए यहाँ पर इनके प्रयोग करने में सावधानी बरतने से इनका संरक्षण कुछ सीमा तक संभव है। खनिज संसाधन के खनन की तकनीक जितनी सक्षम होगी उतनी अधिक मात्रा में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। कुछ धातुओं के पुनर्चक्रण द्वारा उनके भंडार को बचाया जा सकता है। ब्रिटेन से प्रकाशित इकोनॉमिक्स जर्नल ने वर्तमान वैश्विक खपत दर के आधार पर अनवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में कुछ डरावने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जर्नल के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अगले 35 वर्ष में समाप्त हो जाएगी तथा दुनिया के मौजूदा तेल भंडार 17 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। देखिए भारत में समृद्ध खनिज एवं ऊर्जा नीचे पर अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति अतः इसका संरक्षण सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से करने के एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। धातु का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों
तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण का उपाय है। देखिए, देश के आर्थिक विकास की ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय आवश्यकता, देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ति की ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि तथा, देखिए, जनसंख्या वृद्धि तथा मांग बढ़ने के कारण पूरे देश में सभी प्रकार की ऊर्जा का सभी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या वैश्विक ऊर्जा संकट तथा देखिए, वैश्विक ऊर्जा संकट तथा भारत की खनिज तेल में आत्मनिर्भरता का ना होना ऊर्जा संसाधन संरक्षण के महत्व को बढ़ाता है। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संकट तथा भारत की खनिज तेल में आत्मनिर्भरता का ना होना ऊर्जा संसाधन संरक्षण के महत्व को बढ़ाता है। और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के अलावा हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास आदि के संदर्भ में अनुसंधान एवं उत्पादन को सरकारी नीति द्वारा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देश में संचालित सौर ऊर्जा मिशन सौर ऊर्जा मिशन। देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया देश में संचालित सौर ऊर्जा मिशन इसका एक सकारात्मक उदाहरण है। इसके अलावा एक जागरूक अभियान एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो रहा हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने और उपकरणों के प्रयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा साधनों के प्रयोग से देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। देखिए, वर्तमान में भारत सर्वाधिक तीव्र गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक परिदृश्य पर अपना परचम लहरा रहा है। अर्थव्यवस्था का विकास जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा जैव विविधता की रक्षा के लिए संसाधनों का प्रबंधन एक आवश्यक शर्त है। देखिए, संसाधन प्रबंधन ना सिर्फ आपको भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाएगा, वरन यह मानव जाति के अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अतः संसाधन प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। अब आगे यहाँ पर है, देखिए, यहाँ पर देश को बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, ये इसमें पूछा गया था। देखिए, अखबारों में प्राय देश के किसी न किसी भाग में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात, सुनामी की खबरें चर्चा में रहती है। अगर 2015 हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूस्खलन, जून 2013 में उत्तराखंड आदि पूर्वी तट पर समय पर देखिए, आपको समय पर आए चक्रवात जैसे हुदहुद एवं फेलिन आदि तटवर्ती क्षेत्रों में भारी हानि हुई। 2004 में पूर्वी तट पर आई सुनामी की भयावह याद वर्तमान में भी लोगों के मन में बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में बाढ़ एक समस्या के रूप में प्रतिवर्ष मुँह बाए खड़ी रहती है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं ने तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के समृद्धि एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आपदा प्रबंधन अनापेक्षित घटनाएं होती है जो मानव के नियंत्रण से बाहर एवं प्राकृतिक। देखिए, यहाँ पर जो मानव के नियंत्रण से बाहर था, प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा घटित होती है। ये देखिए, ये अल्प समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिससे मानव जीवन की क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है और व्यापक तौर पर जान माल की हानि होती है। प्राकृतिक आपदा गहनता, बारंबार तथा इसके द्वारा हो रही हानि में निरंतर वृद्धि हो रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति भारत के GDP के 2% और केंद्र सरकार के राजस्व के 12% से बराबर है। आपदाएं प्रगति में बाधा डालती है तथा प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती है।
राष्ट्रों को कई दशक पीछे आपको धकेल देती है, कई दशक आपको पीछे धकेल धकेल देती है। फिर आपको देखिए क्या आपदाओं के प्रति मानवीय सुविधता के संदर्भ में समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप समाज के सामाजिक रूप देखिए यहाँ पर क्या कि अग्रसर हो रहे, देखिए यहाँ पर क्या कि अग्रसर हो रहे, एक मिनट, इसमें जो आपको कहा गया समाज के आर्थिक और समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। संवेदनशील समूह, वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों तथा विभिन्न अक्षमताओं के व्यक्तियों को अधिक खतरा रहता है। भारत के भूभाग का 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें देखिए यहाँ पर देखिए जिसमें हिमालयी क्षेत्र पूर्वोत्तर। फिर आपको देखिए क्या कि भारत के भूभाग का लगभग 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र पूर्वोत्तर व गुजरात के कुछ क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भूकंप की दृष्टि से सबसे सक्रिय क्षेत्र है। देखिए देश के 68 पर देखिए देश के यहाँ पर कहा गया देखिए आपको देश के 68% भाग पर कभी कम तो कभी भीषण सूखा पड़ता है। भारत के पश्चिमी और प्रायद्वीपीय राज्यों के मुख्यतः शुष्क एवं अर्धशुष्क और कम नमी वाले क्षेत्र सूखे से प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से प्रभावित भूमि का विस्तार देश में 7 करोड़ हेक्टेयर 12% है। 7 करोड़ हेक्टेयर मतलब 12% है। हिमालयी क्षेत्र एवं देश के हिमालयी क्षेत्र यहाँ पर क्या हिमालयी क्षेत्र एवं देश के पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र यहाँ पर क्या हिमालयी क्षेत्र देखिए हिमालयी क्षेत्र एवं देश के पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की गंभीर समस्या है। वहीं तटवर्ती क्षेत्र चक्रवात एवं सुनामी से प्रभावित रहते हैं। ऐसे परिदृश्य में बेहतर आपदा प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी देश की सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं होता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा 2010 में प्रकाशित विश्व आपदा रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2009 के बीच आपदा से प्रभावित होने वाली जनता में 85% एशिया प्रांत क्षेत्र के थे। आपदाओं का आकलन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस संस्था सेंटर फॉर द रिसर्च ऑन एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर का आकलन है कि भारत में सबसे ज़्यादा हानि बाढ़, भूकंप एवं सूखा आपदाओं से हुई। भारत में देखा क्या कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 1990 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया। लेकिन लातूर के भूकंप 1993 महात्मा मालपा यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कि मालपा देखिए आपको मालपा के भूस्खलन 1998 में, ओडिशा के सुपर साइक्लोन 1999, भूज के भूकंप 2001 के बाद देश में एक पृथक देखिए आपको देश में एक पृथक व्यवस्था की जरूरत को महसूस करते हुए जेसी पंत की अध्यक्षता में आपको हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में व्यवस्थित एवं व्यापक निर्देशों जारी किया गया। 2002 में आपको आपदा को देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला मानते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। आपदा प्रबंधन के इतिहास में भारत में एक बड़ा परिवर्तन 2005 में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भारत सरकार ने अपनी कार्य योजना एक चक्रीय क्रम में सजाया, जिसमें आपदा के आने के बाद इसके बचाव नुकसान की भरपाई, निदान, फिर आपदा पूर्व तैयारी की जाती है। आपदाओं के खतरे का स्तर सभी इंसानों के लिए एक जैसा होता है, किंतु समाज के विभिन्न वर्गों में खतरों से निपटने तथा जूझने की क्षमता अलग अलग होती है। गरीब एवं वंचित वर्ग तथा आम लोग प्रकृति के प्रकोप से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए गरीबी शमन योजनाओं एवं कार्यक्रमों आपदाओं के जोखिम को कम करने वाले उपायों को शामिल किया जाना आवश्यक है। आपातकालीन प्रबंधन में समन, तैयारी, प्रतिक्रिया तथा पुनर्प्राप्ति चरण का उपयोग किया जाता है। आपदा के प्रभाव तथा सुविधता को कम करने वाली गतिविधि को समन कहते हैं। आपदा पहचान और इसके सुविधता को विश्लेषण अन्य चरणों की योजना बनाने में सहायक होता है। तीसरी देखिए तैयारी किसी आपातकाल के लिए आवश्यक है। ये आपातकालीन प्रक्रिया
फिर आपके यहाँ भी ये आपका यह आपातकालीन प्रतिक्रिया करने का व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है। आपदा में प्रतिक्रिया के 5 आधारभूत चरण यथा चेतावनी, तात्कालिक लोक सुरक्षा, संपदा सुरक्षा, लोक कल्याण तथा पूर्ण भंडारण द्वारा जीवन के आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करता है तथा व्यवस्था को सामान्य करने तक पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया चलती रहती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्र राज्य जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत विधि का सुविधा समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन एक आदर्श बदलाव की संभावना है, जिसमें तैयारी, निवारण एवं शमन पर अधिक बल दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA आपदा प्रबंधन एक शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपदा प्रबंधन की नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के तथा इनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन एवं समन्वय करने को उत्तरदायी है। ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना समन्वय स्थापित करता है। इसका अध्यक्ष आपको जिला अधिकारी होता है। वहीं स्थानीय प्राधिकरण भी आपदाओं से निपटने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करती है। इसलिए यह अधिनियम भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर है। कि देखिए किसी सम्मिलित सूचना तंत्र का न होना भी आपदा के प्रभाव को बढ़ा देता है। कोई एक भी ऐसा सेंटर नहीं जो इस बात की जानकारी दे सके कि कितने लोग फंसे हैं। इस तरह की जानकारी जापान जैसे देश सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट के जरिए लगातार देते हैं। इसके अलावा राहत कार्यक्रमों के कामयाब न हो पाने का सबसे बड़ा कारण अधिक जनसंख्या का होना भी, अतः इन समस्याओं का निदान आवश्यक है। आपदाओं के प्रबंधन एवं अनुसंधान त्वरित कार्रवाई के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया गया। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल पर किसी खतरनाक आपदा की स्थिति में रासायनिक, जैविक, परमाणु विकिरण तथा अन्य प्राकृतिक निर्मित आपदा के संबंध विशिष्ट कार्रवाई को उत्तरदायित्व है। हमारे देश में आपदा से निपटने की तैयारी और आपदा प्रबंधन से संबंधित तंत्र के विकास ने काफ़ी प्रगति की है। तटीय क्षेत्र में चक्रवाती चेतावनी सेट के लगाने से 2005 में आए चक्रवात के कारण केवल 27 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 1977 में समान तीव्रता के चक्रवात से 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। बंगाल की खाड़ी 2013 में उत्पन्न चक्रवात फेलिन से ओडिशा के तट को प्रभावित किया, किंतु सूचना प्रणाली मजबूत न होने एवं आपदा प्रबंधन के सकारात्मक प्रयासों से इन चक्रवात में 1999 में आए तीव्र चक्रवात की अपेक्षा कम जनधन की हानि हुई। चक्रवाती तूफान से निपटने में हमारे समुचित प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि हाल के वर्षों में यहाँ पर क्या है कि हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। हाल ही में नेपाल में आए भूकंप में भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने जिस आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। आपदा प्रबंधन हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। हाल ही में नेपाल में आए भूकंप में भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने जिस प्रकार त्वरित सहायता प्रदान कर वहाँ राहत कार्य शुरू किया, पूरे विश्व में इस कदम की प्रशंसा की गई है। हमारे आपदा प्रबंधन के संदर्भ में विकसित हो रहे संगठन को इंगित करता है। किंतु इन सब के बावजूद आपदा प्रबंधन के संदर्भ में संस्थागत समन्वय अथवा अन्य स्तर पर कमियां देखी जाती है, जिसका परिणाम विभिन्न आपदा यथा उत्तराखंड प्रायोजित एवं प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय देखा जा सकता है। फिर आपको आगे देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिनियम 2005 लागू हो गया, पर इतने वर्षों बाद भी आपदा प्रबंधन कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बन सकी है। पहाड़ी इलाकों में आज भी आपदा प्रबंधन के आवश्यक रडार एवं अन्य वैज्ञानिक उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं, और जो स्थापित हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित क्या की रिपोर्ट में बड़े बांधों के संदर्भ में अपनी चिंता प्रकट की, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में बड़े बांध अधिक संवेदनशील होते हैं। चूँकि रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 192 बड़े बांधों का आपात योजना बनाई गई है, जबकि देश में बड़े बांधों की संख्या हजारों में है। यह कामकाज देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, यह कामकाज एक यहाँ पर क्या कि यह कामकाज के संदर्भ में आपको लेट लतीफ़ी एवं निम्न कार्य क्षमता को दर्शाता है। मेरा अधिक देश उत्तराखंड ऐसा प्रदेश जहाँ आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अधीन एक
आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अधीन एक प्राधिकरण के अलावा एक स्वायत्त आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र भी गठित किया गया है। लेकिन ऐसे संस्थानों पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि सेवानिवृत्त नौकरशाह का देखिए आप आपको ज़मीनी लेकिन ऐसे संस्थानों पर हमेशा आरोप या ये आरोप लगते रहे कि सेवानिवृत्त नौकरशाह के आरामगाह बन जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की नियुक्ति इनमें नहीं की जाती है। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास ऐसे लोगों की भारी कमी है जो आपदा के समय बुनियादी काम करते तथा सूचनाओं का स्तर विभागीय तालमेल का अभाव देखा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में नदियों के जमा अवसादों पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिससे वर्षा के मौसम में या तो बाढ़ का शिकार हो जाते हैं या ढह जाते हैं। देखिए जिससे जन धन की हानि होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हर किस्म के निर्माण कार्यों का अनदेखी एवं संवेदनशील इलाकों में निर्माण की गतिविधियाँ संचालित है जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो भविष्य में आपदा को जन्म दे सकती है। किसी समय तक सूचना तंत्र का न होना भी आपदा के प्रभाव को बढ़ा देता है। कोई एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जो इस बात की जानकारी दे सके कितने लोग फंसे हैं। इस तरह की जानकारी जापान जैसे देश सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट के जरिए लगातार देते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या इसके अलावा राहत कार्यक्रमों के कामयाब ना हो पाने का बड़ा कारण अधिक जनसंख्या का होना भी है। अतः इन समस्याओं का निदान आवश्यक है। फिर आपको देखिए देश में बेहतर आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की संस्थागत कमियों को उचित निर्णय प्रक्रिया के द्वारा दूर किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक जिला स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक संपूर्ण रूप से बेहतर समन्वय एवं सूचना तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। जिससे आपदा के समय त्वरित कार्रवाई की जा सके। आपदाओं के प्रभावित तरीके से निपटने के लिए आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जोखिम आकलन एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक। इसके अंतर्गत प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, अतीत में घटित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचना संग्रह, जनसंख्या तथा बुनियादी ढांचा के संबंध में सूचना संकलित करना है। आपदाओं पर निगरानी रखने, पूर्वानुमान और चेतावनी गुणवत्ता में सुधार लाने, चेतावनी के प्रणालियों के द्वारा तेजी से सूचनाओं के प्रसार में दूर संवेदन उपग्रह संचार, याद रखिए क्या संचार देखिए आपको IRNSS मौसम आधारित उपग्रह, ओसेनसेट, GPS जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय भवन देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार भवन निर्माण की मंजूरी तथा स्थानीय स्तर पर आपदाओं के समन्वय, निवारण और तैयारियाँ के लिए लोगों का प्रशिक्षण, जन जागरूकता और आपदा प्रबंधन में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा होना आवश्यक है। इसके अलावा आपदा प्रभावितों को राहत पहुँचाने के आवश्यक विलम्ब से बचने तथा प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आपदाएँ यहाँ पर देखिए क्या आपदाएँ देखिए यहाँ पर कि आपदाएं सतत सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक होती है। पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाल के देखिए यहाँ पर क्या कि हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक नवीकरण, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों, पर्यावरणीय असंतुलन, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण आपदाओं की सुभेद्यता एवं उनसे होने वाली हानि में तेजी से वृद्धि हुई। उनसे होने वाली हानि में आपको तेजी से वृद्धि हुई है। फिर आपको यहाँ पर आपको है तेजी से आपको वृद्धि आपको आपदाएं देखिए यहाँ पर जो कहा गया तेजी के जिसका गंभीर प्रभाव विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ा है। आपदाएं किसी भी देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक देखिए यहाँ पर जिसका गंभीर प्रभाव विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। देखिए आपदाएं किसी भी देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह प्रभाव आपको जन धन की हानि पर ही नहीं बल्कि निवेश पर भी पड़ता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के साथ देश के जनमानस को भी आपदा से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस क्षेत्र में आपको जापान से सीख ली जा सकती है क्योंकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जापान विश्व में अग्रणी है। जापान पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आए दिन आती रहती है। इसलिए हाल के समय भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए हाल के समय भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जो आपदा प्रबंधन की याकोहामा रणनीति के अनुरूप है।
फिर देखिए, अगर आप देखिए नगरीकरण एक प्रचलन, देखिए नगरीकरण एक प्रच्छन्न वरदान है, ये संतान में पूछा गया था। देखिए शहरों की चकाचौंध में भरी जिंदगी आज हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नगरों में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा एवं अन्य सुख सुविधाओं की उपलब्धता लोगों को एक संसाधन के रूप में विकसित कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। बनाती है। इसी आकर्षण का नगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। नगर अपने आसपास के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ सुविधा प्रदान करने के साथ आसपास के क्षेत्र से सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी निर्भर रहते हैं। देखिए इस कारण यहाँ पर क्या इस कारण देखिए यहाँ पर क्या इस कारण नगर का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है तथा ग्राम नगर संबंध के कारण लोग प्रतिदिन नगरों की ओर गमन करते हैं। देखिए नगरों का यहाँ पे क्या नगरों का वैश्विक विकास की आधुनिक संकल्पना नहीं बल्कि एक प्राचीन संकल्पना है। विश्व में शहरों की उत्पत्ति आज से करीब 5000 ईसा पूर्व में देखी गई, जो भी नदी घाटियों में सभ्यता के विकास के साथ उपयुक्त स्तर पर मानवीय निवास के रूप में अस्थायी मानवीय निवास के रूप में विकसित हुई। नील नदी की घाटी में मेम्फिस शहर, दजरा फ्रात के संगम पर मेसोपोटामिया शहर, उत्तरी अमेरिका में आपको माया एवं दक्षिणी अमेरिका में इन्फा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की सभ्यता सारी जीवन पर आधारित थी। यूरोप में ग्रीक एवं रोमन सभ्यता में बेबीलोन शहर का विकास हुआ। भारत में प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज, बनारस, मथुरा आदि नगरों का विकास हुआ। प्राचीन काल से नगर आर्थिक एवं राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित थे, जहाँ साम्राज्य की राजधानी के साथ व्यापार का तीव्र विकास लोगों के नगरीय आकर्षण बढ़ाता था, जिससे लोग नगर की ओर प्रदर्शन करते थे। आज भी स्थितियाँ बदली नहीं है, बल्कि इस परिवर्तन में तीव्रता आई है। आखिर यह बात सोचने विवश करते कि लोग गाँव से नगर की ओर गमन के लिए विवश क्यों है। क्या नगरीकरण एक छिपे हुए वरदान के रूप में है या नगरीकरण के प्रचलन वरदान के पीछे छिपी सच्चाई कुछ और है, जो लोगों को आकर्षण के प्रभाव में नजर नहीं आ रहा है। देखिए आखिर वास्तविकता क्या है, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। विश्लेषण से पूर्व नगर एवं नगरीकरण के आधुनिक संदर्भों से परिचित होना आवश्यक है। लेकिन नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के निचले आकार की सीमा कोलंबिया में 1500, यूएस में 2500, अर्जेंटीना के एवं पुर्तगाल में 2000 था। भारत में यह संख्या 5000 है। देखिए भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 4,400 व्यक्ति, 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या 75%, जनसंख्या के 75% भाग का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है। आर्य डिकिन्सन के अनुसार नगर को उनके कार्यों द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसके कारण आपको नगर के सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाले लोग नगर की ओर आकर्षित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि नगर वह बस्ती है जिसका जन्म अचानक नहीं होता, बल्कि कुछ निश्चित कार्यों एवं सेवाओं को उपलब्धता के कारण ही नगर का रूप धारण करता है। देखिए हाँ, वही नगरीकरण शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार तथा लोगों की जीवनशैली में परिवर्तन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना एवं काम करना ही नगरीकरण है। देखिए नगर आज उस चमन के समान है जिसने यहाँ देखिए क्या कि नगर आज उस चमन के समान है जिसने अपने आसपास के क्षेत्र से सभी सुख सुविधाओं को एकीकृत कर अपने में समाहित किया है। आज व्यक्ति की हर आवश्यकता, चाहे वह मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की हो, या शिक्षा की हो, या उसके स्वास्थ्य की हो, इन सभी के संबंध में नगर व्यक्ति एक उत्तम जीवन शैली देने में सक्षम है। इसलिए नगरीकरण एक छिपे हुए वरदान के रूप में नगरीकरण एक नई सभ्यता एवं संस्कृति को जन्म दिया है। इसने नगरों के भौतिक क्षेत्रफल में विस्तार के साथ लंबवत विस्तार के रूप में बहुमंजिली इमारतें, आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ घर एवं लोगों के मनोरंजन के लिए क्लब, गार्डन, मनोरंजन पार्क के साथ मल्टीप्लेक्स मॉल कल्चर को भी विकसित किया है। आज व्यस्त जीवनशैली के कारण लोगों के पास अपने रहने के लिए मकान बनाने तक का समय नहीं है। साथ ही नगर में स्थान की कमी कारण विभिन्न रियल एस्टेट डेवलपर ने बहुमंजिली इमारतों को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ विकसित किया है, जिसे लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खरीद कर रहते हैं। नगरीकरण ने लोगों को आधुनिक सुख सुविधाओं का भोग करना सिखाया है। आज नगर के लोग
नगर के लोग मनोरंजन के लिए मनोरंजन पार्क या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहाँ अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं को उपयोगी सामान खरीदने के साथ मल्टीप्लेक्स एवं अन्य साधनों से मनोरंजन भी कर सकते हैं, जो उनके शहरी जीवन की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने में सहायक होता है। फिर देखिए, फिर शिक्षा की वजह देखिए, शिक्षा की उच्च व्यवस्था के कारण नगर के लोग अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने का काम करते हैं। वहीं आज प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक तकनीकी शिक्षा के सभी बड़े केंद्र नगरों में स्थित है। अतः नगर आसपास के क्षेत्रों के लिए एक सेवा प्रदाता का कार्य करता है। शिक्षा प्रति व्यक्ति के विकास का आवश्यक है। यह व्यक्ति को स्वयं को समझने के साथ संसार की विभिन्न व्यवस्थाओं को समझने में मदद करती है। आज उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। भारत में अगर आईआईटी एवं आईआईएम या अन्य बड़े संस्थानों की बात करें, तो ये सब देश के बड़े नगरों में ही अवस्थित है। इसलिए लोग नगरीकरण को एक प्रचंड वरदान के रूप में समझते हैं, जो एक साथ कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नगरीय क्षेत्र में चिकित्सा की उचित व्यवस्था ने विकसित एवं विकासशील देशों में मृत्यु दर पर नियंत्रण के साथ विभिन्न रोगों के निदान एवं उपचार के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। भारत के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में चिकित्सा की उचित व्यवस्था है, जिसने भारत में असमय होने वाली मृत्यु के साथ मृत्यु दर को भी नियंत्रित किया। आज शहरों में चिकित्सा से विशेषज्ञ एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की उपलब्धता ने लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक चिंता को दूर किया है। इससे भी लोग नगर में बसने की इच्छा रखते हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने मलिन बस्तियों की समस्या का निराकरण कर दिया हो। गाँव से नगर की ओर प्रवासन इस समस्या को और बढ़ा दिया है। गाँव से जो लोग शहरी आकर्षण और रोजगार की उपलब्धता के कारण नगर में आ रहे हैं, वे यहाँ निम्न आय का मकान किराया उच्च होने के कारण किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जो मानवीय आवास के अनुकूल नहीं है। मलिन बस्तियाँ शहर के बाहरी किराने रेल या सड़क परिवहन वाले स्थानों पर अधिक दिखाई देते हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण के विकास नगरीकरण के विस्तार में तीव्रता प्रदान की है। नगरीय क्षेत्रों में आपको सामान्यतः औद्योगिक केंद्र स्थापित होते हैं, क्योंकि नगर उद्योगों को आधारित संरचना के साथ तकनीकी कुशल व्यक्ति, विद्युत कनेक्टिविटी, पूंजी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत सहित विश्व के सभी देशों में अधिकांश उद्योग नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार न होने के कारण रोजगार की चाह में लोग नगर को प्रवासन कर देता। नगर में सभी सब प्रकार के श्रमिकों को, चाहे वह कुशल हो या अकुशल, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और देखिए, रोजगार के आकर्षण के साथ परिवार को आगे बढ़ाने, अर्थात बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सुख सुविधाओं के कारण श्रमिक नगर की ओर प्रवास करता है। औद्योगिक केंद्रों के लिए एक बड़ी आवश्यकता ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल की उपलब्धता होती है, जिसकी नगरों में परिवहन के साधनों द्वारा आपूर्ति हो सकती है। इसके साथ नगर में कानून व्यवस्था की उचित व्यवस्था नगरीय केंद्रों को ही औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करती है। यहाँ यही स्थानीय नागरिकों को उनकी रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह उनके लिए एक वरदान से कम नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि नगरीकरण नई सुविधाओं के विकास तथा सूचना तक पहुँच के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकता पर बल देता है। इसके कारण नगर के लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर घट रही घटनाओं से परिचित रहते हैं। यह उनमें जागरूकता का विकास करती है। सामान्यतः नगरीय क्षेत्र के लोगों में सूचनाओं की पहुँच तथा जागरूकता ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अधिक होती है, जो उनको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जागरूक बनाती है, जिससे लोगों में राजनीतिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। नगरों का स्थानीय चुनाव एवं अन्य राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के चुनाव में लोग हिस्सा लेकर अपनी मांगों को प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहरों की समस्याएं एवं विकास के मुद्दे को शीर्ष स्तर पर उठाते हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया को बल मिलता है और नगर अपनी क्षमता को बढ़ाकर नगर सुख सुविधाओं में तीव्र वृद्धि करता है। सामान्यतः नगर में रहने वाले लोगों की मानसिकता परंपरावादी न होकर आधुनिक होती है। इस मानसिकता ने समाज में व्याप्त जातिवाद, संप्रदायवाद, महिलाओं के प्रति सोच उदारता प्रदान की है। आज भारत जैसे विकासशील देश के नगरों में महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर बेहतर रोजगार का अवसर पा रही है। आज नगरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घर से बाहर निकलकर शिक्षा, व्यवसाय तथा आधुनिक जाति जीवन शैली को जी रही है। महिलाओं के जीवन नगरीकरण ने शिक्षा, स्व व्यवसाय, सोच एवं आधुनिक विचारों से परिवारों को नई चेतना के साथ विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया है। अतः इस संदर्भ में भी नगरीकरण प्रचंड वरदान की रखता है। नगरीकरण प्रचंड
प्रदान ही लगता है। देखिए नगरीकरण औद्योगिकरण ने जहाँ व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान और अच्छी वैज्ञानिक समझ दी, वहीं करोड़ों व्यक्तियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने को विवश किया है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की चरम स्थिति की विद्यमानता अब देखिए अवाहनीय जनसंख्या केंद्रीकरण, छोटे तंग एवं आवास। देखिए सनातन यहाँ पर तो देखिए नागरिकरण एवं औद्योगिकरण जहाँ व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान और अच्छी वैज्ञानिक समझ दी, वहीं करोड़ों व्यक्तियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने का विवश किया है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की चरम स्थिति की देखिए यहाँ पर क्या तो देखिए एक मिनट फिर से इसको देखिए। आज नगरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर शिक्षा, व्यवसाय तथा आधुनिक जीवनशैली को जी रही है। वह महिलाओं के जीवन में नागरिकरण ने शिक्षा, व्यवसाय, सोच एवं आधुनिक विचारों से परिवारों को नई चेतना के साथ विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया। अतः इस संदर्भ में भी नगरीकरण प्रदर्शन वरदान ही रखता है। देखिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण जहाँ व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान और अच्छी वैज्ञानिक समझ दी, वहीं करोड़ व्यक्तियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने को विवश किया है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की स्थिति की विद्यमानता अवाहनीय जनसंख्या केंद्रीकरण, छोटे एवं तंग आवास एवं गलियाँ, मरीन बस्तियों, आधारभूत सुविधाओं की कमी, प्रदूषण आदि कुछ ऐसी समस्या हैं जिसके कारण आपको नगरीय जीवन की उत्कृष्टता फीकी पड़ जाती है। ये सभी स्थितियाँ नगरीकरण को छिपे वरदान की जगह अभिशाप के रूप में इंगित करती है। देखिए नगर पर ज्यों बोझ बढ़ रहा है, लोगों को मिलने वाली सुविधाएं घट रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में 90 करोड़ आबादी मरीन बस्तियों में रहती है। वर्ष 2020 तक 2 अरब होने का अनुमान है। मरीन बस्तियों का सामान्य अर्थ प्रत्येक तरह की कठिनाइयों जैसे जर्जर आवास व्यवस्था, कच्चा मकान, संकरी गलियाँ, प्रकाश कुची व्यवस्था का अभाव, अपर्याप्त जल निकासी तथा गंदगी आदि क्षेत्र से ऐसी बस्ती में सोच की कोई व्यवस्था नहीं होती, बैठने के लिए खुला स्थान नहीं होता। तंग संकरी गलियों में जीवन कम बीमारियां अधिक होती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने मरीन बस्तियों की समस्या का निराकरण कर दिया हो। गांव से नगर की ओर और प्रवासन ने इस समस्या को बढ़ा दिया है। गांव से जो लोग शहरी आकर्षण, रोजगार की उपलब्धता के कारण नगर आ रहे थे। वे यहाँ निम्न आय तथा मकान किराया उच्च होने के कारण किसी ऐसे स्थान रहते हैं जो मानवीय आवास के अनुकूल नहीं है। मरीन बस्तियाँ शहर के बाहरी किनारों, रेल या सड़क परिवहन वाले स्थान पर अधिक दिखाई देते हैं। देखिए नगरीकरण व्यक्तिवाद की यहाँ पर देखिए नगरीकरण व्यक्तिवाद की भावनाओं को तीव्र कर व्यक्ति को अपने मूल परिवार एवं समाज से अलग कर देता है। नगर में व्यक्ति के संबंध कार्यस्थल पर, औपचारिक आवासीय स्थानों पर समयाभाव के कारण गुमनाम प्रकार के होते हैं। देखिए नगरों में व्यक्ति अपने पड़ोसी से परिचित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जब संकट की स्थिति में होता है तो भावनात्मक लगाव जो गाँव में मूल परिवार या समाज से प्राप्त होता था उससे वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभार तनाव या अवसाद का शिकार हो जाता है। व्यक्ति में तनाव या अवसाद की बढ़ती प्रवृत्ति उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। देखिए यहाँ पर क्या कि नगरीकरण के प्रभाव को परिवार नामक संस्था में भी देखा जा सकता है, जिसने पारंपरिक रूप में परिवार के बड़े आकार को छोटा किया है। इसके अलावा नातेदारी का महत्वपूर्ण, यौन के प्रति बदलती धारणाएं, पारिवारिक तनाव, विवाह विच्छेद, पारस्परिक विश्वास में कमी आदि प्रमुख समस्या है जिनका सामना नगर में रहने वाले नागरिकों द्वारा हो रहा है। एक प्रकार से यहाँ देखिए एक प्रकार से उनकी समस्याएं कम होने की अपेक्षा बढ़ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण को प्रदूषण वरदान मानना उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर नगर भौतिक सुख सुविधाओं तथा परिवहन के कारण प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण की तीव्रता के कारण नगर उष्मा द्वीप में हीट आइलैंड की भांति कार्य कर रहे हैं, जिससे नगरीय जलवायु एवं मौसम समीपवर्ती क्षेत्रों से भिन्न हो गया है। नगरीय क्षेत्र यहाँ पर देखिए नगरीय क्षेत्र समीपवर्ती क्षेत्रों के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखा गया है। प्रदूषण का आपको मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग, एलर्जी, आंखों में जलन आदि समस्याएं प्रमुख रूप से देखी जा रही है। इसके अलावा स्वच्छ जल की आपूर्ति, कमी तथा जल प्रदूषण से नगरीय लोगों के जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया है। ये कई जलजनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन नगरीकरण को आधुनिक समस्या एवं संस्कृति पालना कहा जाता है, किंतु आज ये संस्कृति विभिन्न समस्याओं से घिरी होने के कारण प्रदूषण वरदान के स्थान पर अभिशाप नजर आ रही है। अतः नगरीकरण की विभिन्न समस्या यथा अनियोजित विकास, भीड़भाड़, प्रदूषण का आवास की कमी, मलिन बस्ती आदि का समाधान आवश्यक है। पुराने शहरों के पुनर्विकास तथा नए नगरों के निर्माण में
समय नए नगरों के यहाँ देखिए पुराने शहरों के पुनर्विकास का नए नगरों के निर्माण के समय सरकारी तंत्र को जनसंख्या वृद्धि संबंधी तथ्यों देखिए यहाँ देखिए नागरिक आपको जो पुराने शहरों के पुनर्विकास देखिए नगरीकरण को आधुनिक सभ्यता का सभ्यता एवं संस्कृति का पालना कहा जाता है, किंतु आज यह संस्कृति विभिन्न समस्याओं से घिरी होने के कारण पर्यटन का वरदान के स्थान पर अभिशाप नजर आ रही है। अतः नगरीकरण की विभिन्न समस्याओं तथा अनियोजित विकास, भीड़भाड़, प्रदूषण, आवास की कमी, मलिन बस्ती आदि का समाधान आवश्यक है। देखिए पुराने शहरों के पुनर्विकास तथा नए नगरों के निर्माण के समय देखिए पुराने शहरों के पुनर्विकास तथा नए नगरों के निर्माण के समय सरकारी तंत्र को जनसंख्या वृद्धि से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। साथ ही गरीबों को कम मूल्य पर आवास या मुक्त आवास प्रदान कर मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है। इसके अलावा मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार कार्यक्रम इस क्षेत्र की समस्याओं के कुछ हद तक कम कर सकते हैं। किराया नियंत्रण कानून मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा प्रवासन के कारण नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संरचना के देखिए यहाँ पर किराया नियंत्रण कानून मलिन बस्ती की समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा प्रवासन के कारण नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संरचना के विकास, रोजगार के साधन विकसित करने के साथ पूरा जैसे कार्यक्रम को लागू करने एवं बड़े नगर के आसपास सैटेलाइट टाउन बनाकर वहाँ की सभी आधारभूत सुविधाएं विकसित कर बड़े नगरों की और प्रवासन करने वाली जनसंख्या को रोका जा सकता है। देखिए नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि से नगरीय निकायों के लिए नागरिकों को पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, सड़कें, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं और पार्क तथा मनोरंजन स्थल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। नगरीकरण देखिए यहाँ पर क्या नगरीकरण के कारण शहरों में नागरिक सेवाओं के बढ़ते दायरे को देखते हुए आवश्यक है कि नागरिकों को उपयुक्त स्तर की सेवाएं उपलब्ध होने के साथ आपको नगर की पर्यावरणीय एवं आर्थिक गतिविधियों में संतुलन भी बना रहे, जिसके द्वारा आपको नगर अपने समस्त निवासियों को उचित एवं अर्थपूर्ण जीवन देकर उनके जीवन के यथार्थ लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सके, तभी वास्तविक रूप से नगरीकरण एक प्रचलन वरदान साबित होगा। आज के विषयों से संबंधित कविताएं एवं कथन की बात, विषयों से संबंधित कविताएं एवं कथन यहाँ पर देखिए क्या है। मुख्य सड़कों पर यहाँ देखिए क्या है कि मुख्य सड़कों पर अंधेरे की भयावहता बढ़ी है। यहाँ पे एक आपको है क्या, मुख्य सड़कों पर अंधेरों की भयावहता बढ़ी, जगमगाती रोशनी के बीच कॉरिडोर है, आत्महत्या पर किसानों के सदन में चुप्पियां, मुल्क मेरा इन दिनों शहरीकरण की ओर है। ये बात जय कृष्ण राय कुसार ने कहा था कि मुख्य सड़कों पर अंधेरे की भयावहता बढ़ी, जगमगाती रोशनी के बीच कॉरिडोर है, आत्महत्या पर किसानों के सदन में चुप्पियां, मुल्क मेरा इन दिनों शहरीकरण की ओर है। एलनिस ओब मसाविन ने कहा था कि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा और जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता। फिर देखिए दिनेश कुशवाहा ने कहा था कि देश की प्रगति में बाधा है, पीएम की खींच जायज है, तो या तो पर्यावरण बचा लो या निवेश करा लो। छबीली मुस्कान दबी जवान में कहती है वे सचमुच बहुत भोंकते हैं ये पर्यावरण के पिल्ले। यहाँ देखिए देश की प्रगति में बाधा है, पीएम की खींच जायज है, या तो पर्यावरण बचा लो या निवेश करा लो। छबीली मुस्कान दबी जवान में कहते हैं वे सचमुच बहुत भोंकते हैं ये पर्यावरण के पिल्ले। अब यहाँ देखिए यहाँ से पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आगे का जो आपको खंड है, आयत खंड आपको देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक विषयों पर आधारित निबंध आपको देखिए एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना, यहाँ देखिए में पूछा गया था। इसमें आपको देखिए आपको टोटल इसमें 3 पेज का आपको यहाँ पर है, एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में यहाँ पर आपको है। तो फिर आपके यहाँ देखिए क्या एक आदर्श विश्व व्यवस्था की कल्पना में एक आदर्श विश्व व्यवस्था में अनेक विचार प्रस्तुत होते रहे हैं। भारतीय मनुष्यों को वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्व भवन्तु सुखिनः, प्लेटो की रिपब्लिक का, आइडियल स्टेट, थॉमस मोर का यूटोपिया था,
थॉमस मोर का यूटोपिया तथा मार्क्स एंजिल्स लेनिन का सामवादी समाजवादी विश्व का सपना आदि इसी कड़ी में उर्वरित होने वाले विचार हैं। वे इस संदर्भ में कल्पना के घोड़े आज भी दोहराए जा रहे हैं, किंतु आदर्श विश्व व्यवस्था की कल्पना अधूरी है, अधूरी ही। अतः प्रश्न उठता है कि आदर्शवादी कल्पना विश्व व्यवस्था की कैसी रूपरेखा हो जो महज स्वप्न नहीं बल्कि लागू किए जाने योग्य हो। इस हेतु सर्वप्रथम आदर्श और कल्पना के सहसंबंधों को जानना जरूरी है। दरअसल आदर्श एक श्रेष्ठतम अवस्था का द्योतक है। यह समाज देखिए यहाँ पर क्या, यह समाज का प्रतिमान होता है, यह सदा अनुकरणीय होता है। सही मायनों में आदर्श एक दुर्लभ लक्ष्य के समान है, देखिए, परंतु इस और अग्रसर होने का मतलब एक सुचारू, श्रेष्ठ एवं हर एक दृष्टि से परिपूर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ना। दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर कल्पना महज स्वप्न लोक ही नहीं बल्कि एक विचार प्रक्रिया भी। अक्सर आदर्श देखिए यहाँ पर क्या अक्सर आदर्श को कल्पना के दायरे में देखा जाता है। आदर्श यदि समाज का या व्यवस्था का प्रतिमान है तो कल्पना मन की उड़ान है। आदर्श यदि देखिए यहाँ पर क्या आदर्श यदि उत्तम सर्वश्रेष्ठ एवं अनुकरणीय उदाहरण की स्तुति है तो कल्पना है नई बात है, नई सोच की प्रस्तुति की। इस प्रकार कल्पना एवं आदर्श में गहरा रिश्ता है। कल्पना से ही आदर्श फूटता है और आदर्श प्राप्ति की दिशा में परिवर्तनशील होने से ही यथार्थ की स्थापना होती है। इससे आदर्शवादी कल्पना बेहद सकारात्मक होती है, देखिए, बस उनमें वैवाहिकता का समावेशन जरूरी है। वसुधैव कुटुंबकम, आइडियल स्टेट या यूटोपियन समाजवाद आदि में कहीं ना कहीं किसी सी वैवाहिकता का लोप पड़ा, जिस कारण ये फलीभूत नहीं हो पाया। अपनी कल्पना के मंदिर में रामराज की कामना करना तो आसान है, किंतु इसे वास्तविकता के धातु पर उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में महज आदर्श ही नहीं वरन क्रूर यथार्थ भी शामिल है। अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी शामिल है तथा नैतिकता है तो व्यवहारिकता भी शामिल है। अतः वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियाँ विद्रूपताएँ एवं संभावनाओं को प्रगति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक एवं पर्यावरणीय रूप से हमारी दुनिया कैसी होगी, इसी का रूपांकन हमारा अभीष्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि राजनीतिक रूप से यदि विश्व को निहारे तो कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था के वाले देश ही नजर आते हैं। यह सराहनीय बात है कि अभी तक ज्ञात सभी शासन पद्धतियों में लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ अपने कुछ अंत विरोधों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ यह जनता के द्वारा शासन है। इसलिए दुनिया के जिन देशों में अभी भी राजतंत्र या तानाशाही शासन व्याप्त है, वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना शासन में जन भागीदारी बढ़ाने का अच्छा प्रयास होगा। इसके लिए इसके नियमता एवं कदाचार मुक्त चुनाव की गारंटी का जिम्मा सही देशों की सरकार ले, ताकि इसकी निगरानी हेतु एक वैधानिक विश्वव्यापी संस्था की स्थापना हो। इस प्रकार अखिल विश्व लोकतंत्र में हो जाए और देशों के बीच आपसी सहयोग एवं भाईचारे में वृद्धि हो। यही एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना है। देखिए, सुरक्षा की परंपरागत धारणाओं में यह माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। देखिए, शीतयुद्ध काल से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक तरफा हो गई, इससे संघर्ष जारी है, परंतु इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। यहाँ यूएनओ की अक्षमता जग जाहिर है। सन 2003 में इराक पर किया गया हमला विश्व जनमत की भावना एवं यूएनओ को ठेंगा दिखाते हुए किया गया। तो क्या अमेरिकी पश्चिमी वर्चस्व की मनमानी को सराहना शेष विश्व की स्थिति है, शेष विश्व की नियति है। अतः आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में एक बेहद सशक्त लोकतांत्रिक यूएनओ की आवश्यकता बल है, जो विश्व राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका निभा सके और देशों को सही मायनों में सुरक्षा प्रदान कर विश्व शांति की स्थापना कर सके। इस हेतु सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार अस्थायी सदस्यों में वृद्धि जरूरी है ताकि विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व हो सके। आतंकवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन उभरा। अब देशों के बीच युद्ध में उतने लोग नहीं मारे जाते जितने आतंकवादी हमलों में मारे जा रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि यह इंसान का दुश्मन है। विश्व के अधिकांश देश कमोबेश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। पेशावर पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में सैकड़ों बच्चों की हत्या, चार्ली हेब्दो फ्रांस अखबार के दफ्तर पर हमला, सिडनी तक केन्या में हमला आतंकवादी हमले हैं। देखिए, जिसने मानवता को शर्मसार किया है, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के हिंसा और संतरास की चाल चलने वाली आतंकी आज इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह संपूर्ण विश्व में आतंक का राज कायम करना चाहते हैं। ISIS, अलकायदा, तालिबान, बोको हराम, जमात उल दावा आदि कुछ ऐसे ही चरमपंथी संगठन हैं। अतः इनकी समाप्ति है तो पूरे विश्व समुदाय को संकल्पित होना होगा, ताकि 9/11, 26 आदि की जैसी घटनाएं दुनिया में फिर कहीं ना हो।
देखिए यहाँ पर समकालीन विश्व को यदि आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो उसमें पर्याप्त आर्थिक अंतर नजर आता है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध अतिशय संपन्न है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध अतिशय दरिद्र है। विश्व में दक्षिणी गोलार्ध की 70% अधिक आबादी विश्व आहार का 30% से भी कम भाग उपभोग में लाती है, जबकि अमेरिका में जहाँ 10% से भी कम लोग हैं, वहाँ अकेले समस्त विश्व के कृषि उत्पादन के 40% भाग को उपभोग करता है। उत्तर अमीर से अमीर हो रहा है और दक्षिण गरीब से गरीब। देखिए उत्तर का सकल राष्ट्रीय उत्पाद दक्षिण से लगभग 20 गुना अधिक पाया जाता है। विश्व बैंक, IMF तथा विश्व व्यापार संगठन में मुख्यतः अमेरिकी और पश्चिमी नीतियों का पक्ष पोषण करते नजर आते हैं। देखिए यहाँ पश्चिमी देशों का यह आर्थिक वर्चस्व सिर्फ सिर्फ उनकी मेहनत, संसाधन और तकनीकी क्षमता का ही नतीजा नहीं है, बल्कि छल प्रपंच और सैन्य बल की भूमिका का कारण भी आपको है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं जैसे समुद्री व्यापार मार्ग SLOCH और इंटरनेट आदि पर इन पश्चिमी ताकतों का नियंत्रण है। विश्व अर्थव्यवस्था में अकेले अमेरिका के लगभग 1/4 हिस्सेदारी है। क्या इस प्रकार की वैश्विक आर्थिक दशा को स्वीकार करना सहज है, जहां एक अमेरिकी कंपनी एप्पल का मुनाफा विश्व के 50 छोटे देशों की कुल GDP से ज़्यादा है। अतः सबका साथ सबका विकास वाली समदर्शी आर्थिक नीति ही विश्व में खुशहाली ला सकती है, न कि साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था। देखिए साम्यवाद और पूंजीवाद दो ध्रुव है और ध्रुवों पर सहज जीवन बिताना मुश्किल है। मुश्किल है। देखिए वैश्विक आर्थिक जीवन उसी अवस्था में सहज रहेगा जो ना ध्रुव साम्यवादी और ना ही ध्रुव पूंजीवादी। इस प्रकार एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में एक ऐसी आर्थिक नीति की स्वीकृति है जो रोजगार उन्मुख तथा सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय की अवधारणा से पोषित हो। देखिए वैश्वीकरण के दौर में यह धारणा बनी कि सारी दुनिया एक गाँव के समान हो जाएगी। सूचना मजबूत संसाधन, व्यापार और पहुँच के मामले में सचमुच विश्व एक गाँव में तब्दील हो गया, किंतु सामाजिकता के मामले में आज भी दूरियां बढ़ाने वाला ही साबित हुआ। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG ने लोगों को समाज से जोड़ने के बजाय सीधे बाजार में से जोड़ने का काम किया। आज हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप में आदि जरिए पूरी दुनिया से तो जुड़े रहते हैं, परंतु अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज से करते जा रहे हैं। इंटरनेट के जरिए हम ग्लोबल सिटीजन तो बनते जा रहे हैं, परंतु अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को खोते जा रहे हैं। लेकिन तकनीकी विकास के कारण मनुष्य आज इतना आत्मकेंद्रित होता जा रहा है कि उसमें सहिष्णुता का घोर अभाव होता जा रहा है। देखिए यह मनोविकार अक्सर हिंसक रूप धारण कर लेता है। इसके अतिरिक्त असमानता, गरीबी, नस्लीय जातीय श्रेष्ठ तथा धार्मिक सांस्कृतिक भाषा में विवाद के कारण भी मानवता लहूलुहान होती रही है। भारत में जातिगत और सांप्रदायिक दंगे, तो यूरोप, अमेरिका में नस्लीय दंगे, पाकिस्तान में शिया सुन्नी के झगड़े तथा कई जगह धन, संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर मौत का तांडव हो। वैश्विक व्यवस्था का सृजन ऐसा होना चाहिए जो समस्त समाजों में सहिष्णुता का संचार के तथा विविधता के प्रति सम्मान वृद्धि कर। अतः एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में एक समतामूलक समाज का ध्येय है, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव, हिंसा, ऊंच नीच आदि के लिए कोई स्थान ना हो, तथा एक दूसरे की विविधता के प्रति सम्मान हो। विश्व की आधी आबादी महिलाओं के जो मानव सभ्यता के इतिहास में अधिकांश शोषण, दमन और उत्पीड़न की शिकार हुई। आज महिलाएं बहुत मायनों में पिछड़ी हुई है, अनेक सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित है। बहुत से देशों में अभी भी महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया है तथा उन्हें किसी प्रकार का राजनीतिक आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है। अरब देशों में महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध जो लैंगिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान करने के अतिरिक्त उनके प्रति पुरुषों की मानसिकता में भी सुधार आवश्यक है, जो औरतों को बस एक भोग की वस्तु समझते हैं। अतः एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में महिलाओं के सर्वांगीण विकास का भाव निहित है, ताकि मानव सभ्यता उन्नति को प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ पर एक आदर्श वैश्विक व्यवस्था में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो को भी यथेष्ट स्थान देना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित स्थान का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होती। देखिए यहाँ देखिए यानी सिर्फ राज ही नहीं, व्यक्तियों, समुदाय या यूँ कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। और मानवता का व्यापक तर्क देने वाले पैरोकारों के अनुसार अकाल, महामारी, सुनामी या प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाना भी जरूरी है। कुछ समस्याएं ऐसी है जिनका समाधान कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता, यथा वैश्विक तापवृद्धि, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि। चूँकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग तथा प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार कारक है अंधाधुंध औद्योगिक पर्यावरण को नजरअंदाज किया जाना, जबकि
देखिए यहाँ पर क्या है कि जबकि औद्योगिकरण विश्व के संसाधनों संसाधनों को निःशेष कर रहा है, असुरक्षित गैसों और रसायनों के उत्सर्जन से प्रदूषण फैल रहा है और फैल रहा है और अंततः पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो रहा है। देखिए कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज, जल, जंगल, जमीन सभी घटते जा रहे हैं। देखिए यह स्थिति जारी रही तो आगामी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अतः आदर्श वैश्विक व्यवस्था की कल्पना में संधारणीय विकास की संकल्पना को बलपूर्वक अपनाना जरूरी है, जो यह प्रस्तावित करती है कि प्रत्येक देश एक ऐसे विकास मार्ग का चयन करेगा जो धन संपत्ति के समान वितरण और प्राकृतिक संसाधनों के युक्त दोहन पर आधारित होगा। देखिए अब असुरक्षित गैसों और रसायनों के उत्सर्जन से प्रदूषण फैल रहा है और अंततः पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो रहा है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल, जंगल, जमीन सभी घटते जा रहे हैं। यह स्थिति जारी रही तो आगामी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अतः आदर्श वैश्विक व्यवस्था की कल्पना में संधारणीय विकास की संकल्पना को बलपूर्वक अपनाना जरूरी है, जो यह प्रस्तावित करती है कि प्रत्येक देश एक ऐसे विकास मार्ग का चयन करेगा जो धन संपत्ति के समान वितरण और प्राकृतिक संसाधनों के युक्त दोहन पर आधारित होगा। देखिए दरअसल यहाँ पर क्या आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसमें संघातक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व सरकार का गठन कर शक्ति की राजनीति को समाप्त करना शामिल है। अतः मेरे आदर्श विश्व व्यवस्था की कल्पना में हिंसा, शक्ति, संघर्ष आदि का कोई स्थान नहीं है। भले ही यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित हो, परंतु यदि वैश्विक व्यवस्था में नैतिकता की प्रधानता हो तो इजराइल, फिलिस्तीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के बीच भी संपूर्ण शांति मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। हालांकि इसमें कई कमियां पर यह सत्य है कि नैतिकता रूपी आदर्श व्यक्ति राष्ट्र के एवं संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु लाभकारी होता है। यद्यपि वर्तमान स्वार्थी हितों की पूर्ति के संदर्भ में आदर्श वैश्विक व्यवस्था को लागू करना अत्यंत कठिन है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हेतु अहितकर है। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हेतु अहितकर है। आदर्श की कल्पना ने हम धर्म केंद्रित समाज को जन केंद्रित बनाया है। इसी कल्पना ने मनुष्य को मंगल और पहुंचा है। अतः आदर्श प्राप्ति की इसी कल्पना मनुष्य को बर्बरता सभ्यता की ओर बढ़ाया है। अतः आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना का भाव भी सकारात्मक है, क्योंकि इसमें वैवाहिकता का लोप नहीं बल्कि उनका समावेशन दिखाई पड़ता है। यहाँ देखिए ये चीज़ आपको फिनिश होती है।